हेलो लिटिल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवानी। और आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है, हम प्लांट सेल के बारे में डिटेल वीडियो बना रही हूँ, जिसमें हम लोग प्लांट सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा कि सेल्स क्या होते हैं। तो हमें पता चला था कि सेल जो था वो स्मॉल रूम के जैसा था। जब उसको रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम देखा था 1665 में, सेल को डिस्कवर भी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और सेल्स के लिए सेल जो है ना वो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और हम लोग सेल्स के बारे में ना सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये हमने डिस्कशन कर लिया था। अब आगे देखते हैं। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि सेल के बारे में ना सेल थ्योरी भी डेवलप की गई थी। तो जो सेल थ्योरी है वो फर्स्ट डेवलप हुई थी 1839 में सेल्डन के थ्रू और थियोडर स्वान के थ्रू। ठीक है, स्वान ने सेल थ्योरी को क्या है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था 1839 में, और उन्होंने कुछ बताया था सेल थ्योरी में सेल्स के बारे में। तो पहला पॉइंट उन्होंने यही बताया था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दो सेल। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और हमारा प्रोडक्ट भी जो है, यानी कि हम जो भी आगे की लिविंग बींग्स जो भी हम जनरेट करेंगे, वो हर चीज़ जो है वो सेल से ही बनी हुई है। लेकिन हम लोग जो है वन और मोर सेल्स, हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। सेकेंड पॉइंट ये बताया था उन्होंने कि ऑल सेल्स कैरी आउट लाइव एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी ग्रो हैव अ लिमिटेड साइज। उन्होंने ये भी बताया था कि हर जो सेल्स है वो अपने साथ लाइव एक्टिविटीज़ को कैरी करता है, जो हमारे ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, रिक्वायर है। थर्ड पॉइंट यही है कि जितने भी नए सेल्स हैं वो अराइज होते हैं लिविंग सेल्स के थ्रू, जिसका प्रोसेस होता है सेल डिवीज़न। ठीक है, जो भी से नया सेल्स है वो सेल डिवीज़न के थ्रू ही क्या होता है, अराइज होता है। फोर्थ में उन्होंने ये बताया था कि प्लांट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी। उन्होंने ये भी बताया था जो प्लांट सेल्स होते हैं ना वो बेसिक यूनिट होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए, जो किंगडम प्लांटी में सर्वाइव करते हैं। दे आर यूकैरियोटिक सेल्स विच हैव थ्रू न्यूक्लियस। पॉइंट में यही बोला गया कि ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसके पास क्या रहता है, ट्रू न्यूक्लियस रहता है इनके साथ, जिसकी वजह से ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनीज बोलते हैं। और यही जो है कैरी आउट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को। एंड फिफ्थ पॉइंट में हम ये देखते हैं कि एनिमल, फंगी एंड प्रोटिस्ट ऑल्सो यूकैरियोटिक सेल। हमें पता है जो एनिमल्स और फंगीज होते हैं, प्रोटिस्टास होते हैं, ये सब क्या यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, जिसमें क्या होता है, और जो बैक्टीरिया और आर्ची है ये सब क्या प्रोकैरियोटिक सेल है। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्लांट सेल्स डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म बाय देयर सेल वॉल। हम लोग को पता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं ना बहुत डिफरेंट अलग होते हैं जो दूसरे सेल्स ऑर्गेनिज्म है उससे, क्योंकि इसमें ना सेल वॉल रहता है जो उसमें प्लास्टेड पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टेड जो किससे बना होता है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट से। ये क्या करते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है और ये क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसको ग्रीन कलर का पिगमेंट को क्या करता है, प्लांट्स में स्टिमुलेट करता है। और ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन करता है किसमें, प्लाज्मोडेस्माटा एंड सेंट्रल वैक्यूल में क्या करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन करता है। अब हम लोग देखते हैं प्लांट सेल्स। तो हम लोग प्लांट सेल्स में क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग प्लांट सेल्स में डिस्कशन करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया था, लेकिन हमने वो नॉर्मल सेल्स का किया था। अब प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस होते हैं ये सब हम जानेंगे। गोल्जी एपरेटस क्या वर्क करेगा, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, एम्लोप्लास्ट, राइबोसोम, पेरोजियम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस। ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। प्लांट सेल का हमको डायग्राम बनाने भी पूछा जाता है, प्लांट सेल का डायग्राम बनाने के लिए भी एग्जाम्स में आता है, और हमें प्लांट सेल्स के फंक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे जितने भी ऑर्गेनीज हमारे प्लांट सेल्स में हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल वॉल। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमारे प्लांट सेल्स के सेल्स वॉल है उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग जानते हैं सेल वॉल के बारे में।
तो सेल वॉल जो है ना नॉन लिविंग कंपोनेंट है हमारे सेल का। इसमें ये कोई भी लिविंग कंपोनेंट नहीं पाया जाता, इसमें सब नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, क्योंकि जो हमारा सेल है ना इसको सेक्रेट इसलिए करता है ताकि ये हमारे जो सेल के जो मोशंस हैं यानी कि पोजीशन है उसको क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये एक टिपिकली सेल वॉल है जो कंपोज करता है 3 डिफरेंट रीजन को। ठीक है, ये एक जो प्रोटोप्लाज्म जो है जो हम कहते हैं सेल वॉल को, ये जो है 3 डिफरेंट रीजन्स को कंपोज करता है। जो फर्स्ट है मिडिल लैमिला, सेकेंड है प्राइमरी सेल वॉल जो इलास्टिक के जैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है और 1.3 म्यू रहता है। फिर थर्ड जो है सेकेंडरी सेल वॉल, ये 5.10 म्यू के अंडर होता है, मोटा रहता है लेकिन रेजिड रहता है। ठीक है, ये फंक्शंस देखते हैं। सेल वॉल का फंक्शन तो सबसे पहला यही होगा कि वो प्रोटेक्ट करेगा जो भी हमारे इनर कंटेंट है सेल के, तो वही पॉइंट है कि वो प्रोटेक्शन का काम करता है सेल वॉल। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने यही पढ़ा कि जो प्रोटोप्लाज्म था वो क्या कर रहा था, वो मेंटेन कर रहा था शेप जो था वो सेल का, तो ऑब्वियस ही बात है इट गिव्स डेफिनाइट शेप टू द सेल। वो एक डेफिनाइट सेल शेप जो है हमारे सेल को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और थर्ड पॉइंट यही है कि जो सेल वॉल है ना वो हमारे सेल्स को क्या मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और क्या करेगा, स्केलेटन फ्रेमवर्क का भी वर्क करेगा प्लांट्स में। जैसे हमारा ढांचा होता है शरीर का, जैसे हमको पता है कि हमारे शरीर में जो स्केलेटन पाया जाता है, वैसे ही ये सेल वॉल जो है वो प्लांट्स के स्केलेटन के जैसा वर्क करता है, उसको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट ये है, इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट अ सब्सटेंस बिटवीन 2 सेल्स। वो ट्रांसपोर्ट करता है जो भी सब्सटेंस है 2 सेल्स के बीच में। फिफ्थ पॉइंट हम ये देखते हैं कि जो सेल वॉल है ना वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ये क्या करता है, ये वाटर को हेल्प करता है मूवमेंट करने के लिए सॉल्यूट के टूवर्ड्स। ठीक है, एंड इट इज़ अ परमिएबल स्ट्रक्चर। ये परमिएबल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें ऑब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स एंड सॉल्यूट्स का। तो हम लोगों को पता चले कि सेल वॉल क्या होता है और सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं। प्रोटोप्लाज्म, अब हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लाज्म जो सेल वॉल के अंदर ही होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, इट इज़ अ लिविंग कोलाइडल एंड सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ठीक है, सेल वॉल जो है वो लिविंग है, कोलाइडल है और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल डिवोल्ट बाय सेल वॉल, और जो सेल जो है वो डिवोल्ट करता है सेल वॉल में, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लास्ट जो है वो इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यही जो प्लास्ट जो रहता है वो एक मेम्ब्रेन के से क्लोज रहता है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये जो स्मॉल स्मॉल टर्म है ना ये हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही जो स्मॉल टर्म है यही पूछा जाता है। तो हम बहुत अच्छे से ये सारे टर्म्स को हमें अपने माइंड में क्या करना चाहिए, रिमेंबर करके रख लेना चाहिए कि जो प्लास्ट होते हैं वो जो इनक्लोज कवरिंग रहती है उसे ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब एक नया टर्म आ गया सेल मेम्ब्रेन, होता है जिसमें जितने भी सेल्स होते हैं वो क्लोज रहते हैं एकदम थिन मेम्ब्रेन के साथ, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पास मिलीला बोलते हैं। जो भी सेल्स एक साथ जो मतलब क्लोज रह के इनक्लोज्ड होके एक थिन मेम्ब्रेन जो बनाते हैं उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा लीमा भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, इसमें सब सेलुलर मेम्ब्रेन के साथ कलेक्ट होता है ये, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये वाला टर्म भी देख लो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सब सर्कुलर मेम्ब्रेन के साथ जब कलेक्ट होगा तो वो क्या बनाएगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बनाएगा। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये क्या कंसिस्ट करके रखते हैं, ये कंसिस्ट करके रखते हैं प्रोटीन, लिपिड और जो भी अदर सब्सटेंस है वो भी अपने साथ क्या करते हैं, रखते हैं, प्रेजेंट रहता है, कंसिस्ट करके रखते हैं वो। अब प्रोटीन्स, अब हम लोग तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस मेम्ब्रेन में, इसलिए प्रोटीन जो है ना मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स के दो कैरेक्टर का होता है। एक इंटेंसिव प्रोटीन और इंट्रगल प्रोटीन जो है वो पहला जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है।
एक जो प्रोटीन जो पाया जाता है वो इंटेंसिक प्रोटीन होता है और इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये दोनों पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक लिपिड लेयर बनाते हैं जो, तो ये जो इंटेंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये लिपिड लेयर के अंदर पाया जाता है। और ये जो इंटेंसिक प्रोटीन है ना, ये एसोसिएट होते हैं, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होता है इसमें। तो इसके जो टेल्स हैं या फिर फैटी एसिड चेन जो है वो लिपिड लेयर में क्या होता है, कंसिस्ट रहता है, मतलब पाया जाता है। और वही अगर हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक अमोनी जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोसेस करते हैं हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड को, और ये एक्सपोज करते हैं जो सरफेस है ना मेम्ब्रेन के उसमें। तो ये जो प्रोटीन है ये बिल्कुल भी ईजिली रिमूव नहीं होते हैं, मतलब इनको रिमूव करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि ये अंदर तक दबे हुए रहते हैं, मतलब वो इम्बेडेड रहते हैं, अंदर तक रहते हैं, जो मेम्ब्रेन के लेयर तक जो है वो ये दोनों प्रोटीन जो है वो एसोसिएटेड रहते हैं। एंड अब देखते हैं हम लोग सेकेंड प्रोटीन। तो जो सेकेंड प्रोटीन वो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये अटैच होता है मेम्ब्रेन के सरफेस में, लेकिन इसमें वीक आयोनिक इंटरेक्शन होता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं हो पाता इंटेंसिक प्रोटीन का। तो इसलिए इसको हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ मेम्ब्रेन में ज़्यादा ये प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। कौन सा, एक्सटेंसिक जो प्रोटीन पाया जाता है। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है ये हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स होते हैं ना, ये हाइड्रोफिलिक जो प्रोटीन्स हमारे जो इंट्रिंगल प्रोटीन्स में पाए जाते हैं उसके साथ ये लिपिड के लेयर से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉनिंग मतलब क्या होता है, प्रोटॉनिंग मतलब होता है बाहर जाना किसी चीज़ से, तो वो मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक रहते हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड, लिपिड जो पाए जाते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो कंसिस्ट करता है फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स को कंसिस्ट करता है। दो लिपिड को हमारे सेल मेम्ब्रेन क्या है, कंसिस्ट करता है, वो है फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स। तो जो फैटी एसिड जो चेन होते हैं ना, जो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड में होते हैं वो यूजुअली कितने रहते हैं, 6 to 20 मेम्ब्रेन जो रहता है, मतलब 6 to 20 नंबर ऑफ कार्बन को आइटम्स को क्या करते हैं, कंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फैटी एसिड जो भी जैसे वो सेचुरेटेड भी रह सकता है, अनसेचुरेटेड भी रह सकता है। ठीक है, तो जो सब्सटेंस लाइक पॉलीसैकेराइड, सैलिसिलिक एसिड, ये सब अटैच होते हैं प्रोटीन और लिपिड के साथ हमारे मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो वही है कि लिपिड भी जो है वो मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, क्योंकि जिसमें वो कार्बन एटम्स को क्या कर रहा है, अटैच करके रख रहा है, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड जो है। और जो हमारे फैटी एसिड जो हमारे मेम्ब्रेन में फॉर्म होते हैं ना वो सेचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि हमारे मेम्ब्रेन में कौन कौन से जो परमेबल स्ट्रक्चर है एब्जॉर्ब कर सकते हैं मिनरल और सॉल्यूट को, सॉल्व करते हैं प्रोटीन लिपिड्स को, जैसे सब्सटेंस को कंसिस्ट करके रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं प्लांट सेल में। हम लोग प्लांट सेल के जो मतलब सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सराउंड होता है प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यही पॉइंट है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो किससे सराउंड होता है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल से। इसलिए ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर देता है जो भी इंटरसेलुलर कंपोनेंट है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। जो हमारे इंटरसेलुलर कंपोनेंट्स को हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट्स के कंपोनेंट को क्या करता है, वो प्रॉपर सेपरेट करके रखता है, सेल को प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल भी अनवांटेड चीज़ों को हमारे प्लांट सेल के अंदर मतलब एंटर करने नहीं देता है सेल वॉल, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है। टू साइटोस्केलेटन टू प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड अटैच टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये यहाँ तक कि ना ये एंकर करता है, मतलब प्रॉपर जो हमारा साइटोस्केलेटन है उसको एंकर करता है ताकि वो प्रॉपर हमारे सेल को क्या कर सकते हैं, सेल शेप प्रोवाइड करवाता है सेल का, जिससे वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होते हैं हमारे यहाँ, मतलब मैट्रिक्स जो पाया जाता है, फ्लूइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर पाया जाता है उससे अटैच करके रखते हैं। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिफ्रेंशिएट करता है, परमिएबल रहता है और रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वो ट्रांसपोर्ट का भी क्या करता है, वर्क करता है जितने भी मेम्ब्रेन है उसमें।
द सेल मेम्ब्रेन मेंटेन सेल पोटेंशियल, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे सेल के पोटेंशियल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये क्या है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं बच्चों सेल न्यूक्लियस। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो है सेल न्यूक्लियस, जो हमारे प्लांट सेल में सेल न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो सेल न्यूक्लियस कैसे रहता है, वो ओवल शेप का रहता है और स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है। ठीक है, ओवल शेप का भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है, और ये जनरली एकदम बहुत ज़्यादा लार्जली एक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, देन इन द रेस्टिंग सेल, मतलब पहले वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, फिर उसके बाद वो एक रेस्टिंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो न्यूक्लियस है ना वो 3 मेन पार्ट को कंसिस्ट करता है, एक न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। जो हमारा न्यूक्लियस जो फाउंड होता है प्लांट सेल में वो तीन पार्ट्स में मतलब डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियर एनवेलप है एंड न्यूक्लियोलस है एंड क्रोमैटिन है। और ये जो न्यूक्लियस है ना ये सेपरेट होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, डबल मैम्ब्रेन बनती है, जिस डबल मैम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद जो स्पेस होता है ना आउटर और इनर मैम्ब्रेन का, उसको हम लोग न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। ठीक है, जो स्पेस हम लोगों को मिलता है आउटर और इनर मैम्ब्रेन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्शन बनाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक है, एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाएगा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। अब हम लोग न्यूक्लियोलस क्या होता है ये देखते हैं। न्यूक्लियोलस जो रहता है ना वो स्पैरिकल रहता है, कोलाइडेड बॉडी रहता है उसका, और ये फाउंड होता है न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होता है। और ये क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन और आरएनए सिंथेसिस यहीं पे होता है। जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है ना, जैसे डीएनए और आरएनए, इसका जो डुप्लीकेशन हो गया डीएनए का और आरएनए का रेप्लिकेशन, ये सब चीज़ें जो हैं न्यूक्लियोलस में ही क्या होती है, परफॉर्म करती है। अब हम लोग का जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस का जो मेन पार्ट है क्रोमैटिन, ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम का बेसिक यूनिट है, क्योंकि ये क्या है, कंटेन करता है जीन्स को। ठीक है, जीन्स को क्या करता है, ये कंटेन करके रखता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इनहेरिटेंस कैरेक्टर टू ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। मतलब जो हमारा ऑफ सेल न्यूक्लियस, हम लोग सेल न्यूक्लियस के फंक्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ये, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। मतलब ऑफ कोर्स ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में सेल्स की हेल्प करती है, हेल्प करवाता है रेगुलेट करने में। और जो न्यूक्लियर एनवलप है, जो हमने पढ़ा, जो मेन पार्ट है न्यूक्लियस का, ये अलाउ करते हैं न्यूक्लियस को कंट्रोल करने का उसके कंटेंट के ऊपर, और उसको प्रॉपर सेपरेट भी करवाता है, सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर नेसेसरी। जहाँ पे ज़रूरी है साइटोप्लाज्म में, मतलब सेपरेट करने का काम जहाँ पे ज़रूरी है कि हमें, हाँ ऑफ कोर्स अब हमें सेपरेशन का काम करना है, तो ऐसे सब जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ जो है न्यूक्लियर एनवलप जो है फोकस करता है। डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है वो हमारे न्यूक्लियस में ही क्या है, ऑकर होता है। जो न्यूक्लियोलस के अंदर ये सारा जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म होती है। तो ये क्या है, हमारे सेल न्यूक्लियस के फंक्शंस हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, हमारा जो थर्ड ऑर्गन है, ऑर्गेनील्स हैं प्लांट सेल की, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऐसा ऑर्गेन है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, और जो यूकेरियोट्स है उसमें जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, उसके वजह से ये एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, यही मेन डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट रिलीज करता है जो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। सेकेंड पॉइंट ये देखते हैं कि दे आर अ फ्लैटनेट डिस्क, यूजुअली 210 माइक्रोमीटर इन अ डायमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर थिक। तो वही है कि ये 2.10 माइक्रोमीटर का और डायमीटर का रहता है, और इसमें 1 माइक्रोमीटर क्या है, थोड़ा सा मोटा रहता है ये। थर्ड पॉइंट ये देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो सराउंड होता है डबल लेयर मैम्ब्रेन में। इसमें डबल लेयर मैम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट सराउंड होता है, ये हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो और इनके बीच जो स्पेस होते हैं 2 लेयर्स के बीच में, उसको हम लोग इंटर मैम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जो स्पेस होता है ना 2 लेयर्स के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मैम्ब्रेन स्पेस। और इसमें स्ट्रोमा पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा पाया जाता है, जो एक फ्लूइड रहता है, एक्वस फ्लूइड रहता है, जो इनसाइड हमारे क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड में पाया जाता है। स्ट्रोमा जो है वो क्या कंटेन करता है, मशीनरी, बहुत ज़्यादा मशीनरी कंटेन करता है, जो हमारे लिए ज़रूरी है फॉर कार्बन फिक्सेशन,
सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म बोला जाता है इसको, ये तीनों को। किसको किसको? कार्बन फिक्सेशन और सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम्स को। क्योंकि ये जो स्ट्रोमा है ना, वो टाइक्लॉइड्स को अरेंज करते हैं और वो स्ट्रिक्स हो जाते हैं, मतलब एक स्ट्रिक के जैसे बनता है जिसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, स्टिक के अंदर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। और ये जो और यही जो थाइक्लॉइड है, ये एक फ्लैटनेट डिस्क शेप का रहता है, और इसके जो इसको हम लोग ल्यूमन और थाइक्लॉइड स्पेस भी क्या बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ये जो थाइक्लॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होता है, लाइट का रिएक्शन होता है। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, वो यहीं पे परफॉर्म होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या फंक्शन है एक क्लोरोप्लास्ट का। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस को देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्लोरोप्लास्ट है, तो ऑफकोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और लाइट और डार्क रिएक्शन इसमें ऑकर होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यही है कि इसमें ग्रेनियम प्रेजेंट होता है जो NADP रिडक्शन फॉर्म करता है, और NADPH+ और H+ और फोटोफॉस्फोलाइजेशन भी जो है परफॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP प्रेजेंस इन लाइट। दस जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस किसके पास होता है, ग्रेनुलम रीजन है, वहीं पे मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म होता है। हमें पता है फोटोफॉस्फोलाइजेशन ना एक प्रोसेस है जो कब परफॉर्म होता है, जब लाइट रिएक्शन होता है। ये क्या करता है कि ये कन्वर्ट करता है ATP को, यानी कि ATP को क्या करता है, कन्वर्ट करता है ATP में, लाइट एनर्जी का यूज़ करके, सन के एनर्जी का यूज़ करके। और फोटोफॉस्फोलाइजेशन के बारे में ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग प्रॉपर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी आप बस यही समझ लो कि जो ग्रेनियम का जो साइज होता है ना, साइट जो पाया जाता है हमारे क्लोरोप्लास्ट में, वहीं पे NAD समझना है अभी कि जो ग्रेनियम का जो साइड होता है ना, NADP जो रिएक्शन होता है, रिडक्शन, यही फॉर्म करता है NADPH और H+ को, और फोटोफॉस्फोलाइजेशन भी यहीं पे ही परफॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ATP का क्या हो रहा है, प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन हो रहा है। एंड थर्ड ये है कि जो स्ट्रोमा है वो मेन साइट है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का। जो यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा पाया जाता है, ये बहुत ज़रूरी साइट है हमारे डार्क रिएक्शन के, फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसके पास खुद का एक जेनेटिक सिस्टम होता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपना सारा काम परफॉर्म करता है, क्योंकि ये एसोसिएट करता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसके पास क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्लांट सेल में और क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो रॉड शेप ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनी है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो, और ये मेन साइट है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन का। और यहीं इसको हम लोग जो है पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ऑफकोर्स माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल इस माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो इनक्लोज टू कंसेंट्रिक यूनिट मेम्ब्रेन, जो कंप्राइज द आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होते हैं। टू कंसेंट्रेनिक यूनिट मेम्ब्रेन कंप्राइज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन बना देते हैं, वो यहाँ तक हो गया। अब इन जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, ये इन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। और यही जो इनर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे फोल्डिंग्स पाई जाती है। ठीक है, एक सीरीज ऑफ फोल्डिंग पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टिया। क्या बोला जाता है, क्रिस्टिया। ये जो सीरीज ऑफ फोल्डिंग जो यहीं पे जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के में ही पाई जाती है, जो इनर मेम्ब्रेन जो रहती है उसमें। और यही जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनक्लोज होते हैं क्रिस्टिया के, जिसमें डेंस मटेरियल काफ़ी ज़्यादा फिल्ड होता है, जो फ्लूइड काइंड ऑफ मटेरियल, जो डेंस मटेरियल फिल्ड होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है ये जनरली होमोजीनियस होते हैं, और बट ये रेयरली शो करते हैं फिली फिलामेंट्स और फैब्रस स्ट्रक्चर्स, मतलब एक फिलामेंटस मतलब चीज़ें, और फैब्रस स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है वो सेवरल कॉपीज, जो राउंड डीएनए और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स और 70S यानी हम मतलब 70S राइबोसोम्स, जो हमें पहले हम लोगों ने देखा था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनीज बोले थे। तो इसी को क्या करता है, इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या रहता है, ये कंटेन करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखते हैं। तो ऑफ कोर्स ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ये ATP का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो वही है कि ATP जो है ना वो रेडली अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड पॉइंट यही है कि इसमें क्रैब साइकिल होता है इसके मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में।
क्रैब साइकिल हमको पता है क्रैब साइकिल क्या हो। क्रैब साइकिल ऐसे साइकिल्स होते हैं जिसमें हमारे सेल्स में कुछ केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं सेल्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल बोलते हैं। क्रैब साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोजेलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, उसमें भी सेकेंड स्टेज जो रहता है वो क्रैब साइकिल का ही क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमें पता क्रैब साइकिल क्या होता है। क्रैब साइकिल का भी मैं एक अलग से एक मस्त सा वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं कि द एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो एंजाइम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो भी हमारे इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के, और क्रेस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या है, ये पाया जाता है। इसमें हेमिसिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हेमिसिंथेसिस में एक बायोकेमिकल पाथवे रहता है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स, सबस्ट्रैक्ट्स और एंजाइम जो है ना प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहते हैं, जो एक्यूमुलेशन का काम करते हैं, जैसे सिंथेसिस करते हैं टिश्यूज़ में, ब्लड, ये सब जो सारी चीज़ें होती है ना, ये हेमिसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि कंट्रोल ऑफ साइटोप्लाज्मिक C8 कंसंट्रेशन, और ये साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन को क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल करता है, तो ये इसका फंक्शन है। उसके बाद क्या आता है, राइबोसोम्स देखते हैं। राइबोसोम्स, उसमें राइबोसोम्स रहता है, तो राइबोसोम्स को हम लोग ना राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये क्या है ना, राइबोसोम्स आर राइबो न्यूक्लिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो क्या करते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन जो है वो लेस देन राइबोसोम्स के 2 टाइप के होते हैं मेम्ब्रेन जो है। तो राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स हैव अ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, तो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम रहते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में, जो कंसिस्ट करते हैं 2 सब यूनिट ऑफ अनयूक्लियर साइजेस ऑफ 50s एंड 30s सब यूनिट्स। ठीक है, जो राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं उसमें 80s रहते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो 40s एंड 60s रहते हैं। तो ये जो 2 टाइप ऑफ राइबोसोम्स है, ये कनेक्ट करके बनाते हैं सिंगल mRNA बनाते हैं कनेक्ट करके, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं, 2 से अधिक राइबोसोम अगर एक साथ मिलके जो सिंगल mRNA बनाते हैं उसको हम लोग पायरोराइबोसोम बोलते हैं। और इसका मेजर फंक्शन यही है कि ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट है हमारे राइबोसोम में, और ये प्रोवाइड करता है, प्रॉपर साइट प्रोवाइड करता है जो बाइंड करता है mRNA का जब ट्रांसलेशन होता है उस टाइम पे। ठीक है, और जो लार्जर सब यूनिट है ना राइबोसोम का, वो किस में सपोर्ट करता है, ऑफ कोर्स जो राइबोसोम है वो किस में सपोर्ट करता है, लार्जर यूनिट ट्रांसलेशन और ट्रांसकोलेशन प्रोसेस जो रहता है ना कपल्ड में या फिर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में, ये सपोर्ट करता है, राइबोसोम है। अब हम राइबोसोम्स के फंक्शंस अगर देखेंगे प्लांट सेल में, तो उसके फंक्शन ये है कि दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, और ये मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस का। अब हम लोग देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस क्या है, अप्रेंटिस, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको हम लोग। और ये क्या करता है, ये ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, और इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस हैज़ अ 3 to 12 इंटरकनेक्टेड क्रिस्टीनिया विच कंपोज्ड लिपोप्रोटीन, जो क्या कंपोज करता है, लिपोप्रोटीन को कंपोज करते हैं। अब इसके फंक्शंस यही है कि ये पैकिंग करते हैं प्रोटीन का और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये पैकिंग मतलब पैक करके रखते हैं प्रोटीन्स को, और ये रोल प्ले करते हैं शॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन इनकॉर्पोरेशन इनटू ऑर्गेनिज्म। तो ऑफकोर्स ये प्रोटीन को क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म में इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन अ प्लांट सेल्स, और प्लांट सेल्स में भी इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन। ठीक है, तो इतना ही काम रहता है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस का। अब उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं, तो ऑफकोर्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो अराइज होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से, और ये मतलब तुरंत ही एक इंटरमीडिएट मेस्ड नेटवर्क परफॉर्म करता है, जो 2 टाइप के रहते हैं। ठीक है, इट इज़ 2 टाइप, जो एक है ग्रैनुअल और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक तो ग्रैनुअल बोलते हैं उसको, और एक है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है ना, ये ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जो वो राइबोसोम के साथ बिल्कुल एकदम जुड़ा हुआ रहता है, और वो एक एंगुलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम के साथ बिल्कुल भी मतलब अटैच नहीं रहता। लेकिन जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके साथ अटैच रहता है, राइबोसोम्स के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, यही बताया गया है। अब फंक्शंस देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हम लोग देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले यही है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एसोसिएट करता है और सिंथेसिस करता है किसका, प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन को एसोसिएट और सिंथेसाइज करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स और ग्लाइकोजन्स को क्या करता है, एसोसिएट करता है और सिंथेसिस करता है उसका।
ये हमें पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि ये इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी क्या करता है, एक्ट करता है, जो बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हमारे प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं उसका। और इट कंटेन्स मैनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन करता है ये, और यही परफॉर्म करता है सिंथेटिक और मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती है हमारे सेल्स में, उसको ये क्या करता है, परफॉर्म करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये फंक्शंस हैं। अब इसके बाद हम लोग वैक्यूल्स को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं। वैक्यूल्स क्या है ना, वैक्यूल जो है ना मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनीज है, जो प्लांट सेल्स में फॉर्म मतलब पाया जाता है, और ये यहाँ पे ऑक्यूपाई होता है मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ प्लांट सेल, मतलब बहुत सारा जितना भी एरिया प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स तो डेफिनेटली आपको दिखाई देगा ही देगा। लेकिन जो वैक्यूल्स के जो जो सराउंड करते हैं सिंगल लेयर मेम्ब्रेन में, उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट बोलते हैं उसको। और ये क्या रहता है, ये ना इनक्लोज रहता है कंपार्टमेंट फिल्ड वाटर से, जो कंटेन करता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, जिसमें एंजाइम के सॉल्यूशंस क्या रहते हैं, फुलफिल रहते हैं, मतलब भरे हुए रहते हैं एंजाइम्स। और ये क्या करते हैं, मेंटेन करता है सेल्स को टर्गर के करने के, मतलब टर्गर होने से बचाता है, और कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल बिटवीन साइटोसोल शेप, जो क्या करता है, स्टोर करते हैं यूजफुल मटेरियल को, और डाइजेस्ट करते हैं वेस्ट प्रोटीन एंड ऑर्गेनिज को। ठीक है, जो भी साइटोसोल्स रहते हैं। तो वैक्यूल्स के अब हम देखते हैं फंक्शंस को देखते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ वैक्यूल, तो ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, ये आइसोलेटिंग मटेरियल दैट माइट बी हार्मफुल और थ्रेट टू द सेल, तो वो आइसोलेट करेगा जो भी मटेरियल जो हमारे सेल के लिए हार्मफुल है, जो थ्रेटन है, डेंजर है, उसको वो क्या करता है, आइसोलेट कर देता है। स्टोर करता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको। थर्ड यही है कि वो मेंटेन करता है इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो टर्गर हमारे जो सेल में हो रहे हैं उसको। एसिडिक इंटरनल पीएच को भी मेंटेन करके करता है। एक्सपोर्ट करता है अनवांटेड सब्सटेंस ऑफ सेल को, जो हमारा वैक्यूल है वो। और सिक्स में यही है कि वो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और अलाउ करता है, जैसे लीव्स फ्लावर्स हैं उसको, ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेंट्रल वैक्यूल, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है वो प्लांट्स को। एंड सेवन, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो केमिकल्स को भी स्टोर करता है वैक्यूल, और रिएक्ट भी कराता है केमिकल से ना, साइटोसोल्स में जो केमिकल्स रहते हैं उसको। और इन सीड्स, मतलब जो सीड्स होते हैं वो उसको भी उसमें भी क्या बोलते हैं, स्टोर प्रोटीन का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है जर्मिनेशन के लिए। तो वो सब प्रोटीन बॉडीज़ को क्या करता है, जो वैक्यूल है वो मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मतलब वैक्यूल जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस को क्या करता है, स्टोर करके हमारे प्लांट को सेफ रखता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं माइक्रो बॉडीज़। प्लांट सेल्स में माइक्रो बॉडीज़ पाए जाते हैं। तो माइक्रो बॉडीज जो है ना वो यूबिक्वेटस ऑर्गेनीज हैं, जो फाउंड इन अ मेजॉरिटी ऑफ यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ये मोस्टली स्पेरिकल होते हैं, और इसके जो डायमीटर है वो कितने रेंज के रहते हैं, 0.2 म्यूएम से 1.5 म्यूएम तक रहते हैं। दो टाइप ऑफ माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, एक पैरोजाइम्स और ग्लाइजोम्स, ये दो पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनीज को क्या करते हैं, डिफरेंस बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम कंपोजिशन का, डिफर कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाइम पे और एंजाइम कंट्रीब्यूशन के टाइम पे। ठीक है, और इनके पास ना कैपेसिटी रहती है टू ट्रांसफॉर्म नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वो इनके पास कैपेसिटी है ट्रांसफर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट मटेरियल और नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स को। अब हम लोग पैरोजाइम्स देखते हैं। पैरोजाइम्स क्या होते हैं, तो पैरोजाइम्स जो है ना वो फाउंड होते हैं लीव्स ऑफ हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स के लीव्स में पैरोजाइम्स पाए जाते हैं। और ये एक स्मॉल ऑर्गेनी है जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ मैनी सेल्स में, मतलब पाया जाता है। और ये कंटेन करता है रिड्यूस करने के लिए एंजाइम कैटेलाइज एंड यूजुअली सम ऑक्सीडाइज, मतलब एंजाइम के कैटेलाइज और ऑक्सीडाइज को ये क्या करता है, कंसिड करके रखता है, कंटेन करता है, और उसको क्या करना है, रिड्यूस करने का काम करता है। तो अगर हम लोग पैरोजाइम्स के फंक्शन देखेंगे ना, तो पैरोजाइम्स जो है वो पैरेलल है और क्लोरोप्लास्ट और हाई प्लांट्स में पाया जाता है। और इसी के अंदर जो है ना वो हमारा फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो वर्क होता है। ठीक है, पैरोजाइम्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन जो है अंडरटेक होता है। बच्चों हम लोग देखते हैं ग्लॉक्सीजोम्स के बारे में। तो ग्लॉक्सीजोम्स क्या होते हैं, ग्लॉक्सीजोम ना एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पैरोक्साइम होते हैं, जो जिसको हम लोग माइक्रो बॉडी भी बोलते हैं। ये जो है ना प्लांट्स में पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट्स के सेल्स में पाए जाते हैं। जो सेल्स जो जर्मिनेटिक सीड्स रहते हैं ना उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ग्लॉक्सीजोम्स आर टेम्पररी एज रिक्वायर्ड ऑकर ड्यूरिंग ट्रेंसिडेंट पीरियड इन अ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड सर्टेन बीन्स नट्स विच स्टोर फैट्स इन देयर सीड एज एनर्जी रिजर्व। तो जो है ना वो टेम्पररी जो है वो ऑकर होते हैं जब एक ट्रांसलीट पीरियड चलता है प्लांट्स का साइकिल का। तो कुछ जो सर्टेन बीन्स या नट्स है ना उसमें ये क्या करते हैं, फैट्स को स्टोर करते हैं सीड्स के, जो जिसमें क्या है एनर्जी रिजर्व्स हो सकती है। ठीक है, ग्लॉक्सीजोम्स जो है ना वो फर्स्ट डे में अपीयर हो जाते हैं
जब सीड का जर्मिनेशन होता है एंडोस्पर्म सेल्स, और ये क्लोजली विद द लिपिड बॉडीज, ठीक है, दे डिसअपियर आफ्टर द स्टोरेज फैट एंड ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके कुछ दिनों बाद ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाते हैं, और जो स्टोरेज फैट रहता है ना वो टूट जाता है, ठीक है, टूट के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, सीड्स के अंदर ही, मतलब ये सारा जो साइकिल है वो परफॉर्म हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं फंक्शन, ग्लाक्सिसोम्स के फंक्शंस देखते हैं। तो ग्लाक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ शुगर, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इसमें फैट्स पाए जाते हैं तो शुगर तो होगा ही। तो ग्लाक्सिसोम जो है वो फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है शुगर का, और ब्रेक डाउन करता है फॉर फैटी एसिड इन जर्मिनेटिंग सीड, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उसमें ग्लाक्सिसोम्स के। अब हम लोग देखते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, साइटोस्केलेटन। तो हम लोगों को पता है साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन में एक फोल्डिंग होती है साइटोप्लाज्म में, जो साइटोप्लाज्म में क्या है, प्रोटीन से मिलके बना हुआ रहता है, ठीक है, और साइटोस्केलेटन हमारे सेल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन हमारे सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेप प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एज अ बैकबोन ऑफ सेल। तो जो साइटोस्केलेटन है ना, उसमें 3 मेन काइंड ऑफ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो पहला फिलामेंट है वो हम लोग देखते हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट किससे बने होते हैं, एक्टिन के सब यूनिट से बने होते हैं, ठीक है, किससे बने होते हैं, एक्टिन से बने होते हैं। सेकेंड, इंटरमीडिएटरी फिलामेंट। इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स क्या होता है, ये भी सेल के जो शेप है उसको मेंटेन करता है, और ये पार्टिसिपेट करता है सेल एंड सेल मैट्रिक्स जंक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, जो सेल मैट्रिक जंक्शन होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है, जो इंटरमीडिएटरी फिलामेंट है वो। फिर उसके बाद थर्ड है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है ना, एक सिलेंडर लाइक, हॉली सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें कंपेरिजन देखेंगे तो देखते हैं हम लोग 13 प्रोटोफिलामेंट्स जो हैं वो रहते हैं, जो किस में टर्न हो जाते हैं, अल्फा एंड बीटा ट्यूबलिन में, ठीक है, किस में टर्न हो जाते हैं, अल्फा एंड बीटा ट्यूबलिन में वो बदल जाते हैं। ये कॉमनली ऑर्गेनाइज करते हैं सेंट्रोजोम को, ठीक है, ये जो है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो सेंट्रोजोम है उसको। तो फंक्शंस अगर हम लोग देखते हैं साइटोस्केलेटन के, तो पहला फंक्शन यही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो एंकर कर रहा है ऑर्गेनीज को, ठीक है। थर्ड यही है कि वो हेल्प कर रहा है टू मूव सब्सटेंस इंटरसेल्यूलर मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो देखते हैं, माटस क्या होते हैं, ये ना चैनल्स होते हैं, जो हमारे प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर होती है ना प्लांट सेल में, उसमें इस तरीके का जो गेपिंग रहता है, ऐसे ये इस काइंड ऑफ जो गेपिंग, ऐसा जो गेपिंग पाया जाता है यहाँ पे, ये सब क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है सेल वॉल में। और ये क्या हेल्प करता है, ये कम्युनिकेशन जो सेल का हम लोग कराते हैं ना, उसमें हेल्प करता है, टू सेल कम्युनिकेशन करवाता है, जो वही जो सेल का कम्युनिकेशन करवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए जो पाथवे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ये पोर्स के नहीं, ये क्या, इसमें प्राइमरी सेल वॉल रहता है, जो किस में जाता है, प्लाज्मा लीमा एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर कंटिन्यूअस, ठीक है। अनलाइक एनिमल सेल, ऑलमोस्ट एवरी प्लांट सेल सराउंड बाय द पॉलीसेकेराइड सेल वॉल। एनिमल सेल के जैसे ही जितने भी प्लांट सेल जो हैं वो सराउंड करते हैं पॉलीसेकेराइड जो सेल वॉल है उससे। प्लांट सेल्स therefore separated by pair of cell wall inventing middle lamella forming extracellular domain is known as apoplast। और जो सेल वॉल का पेयर है, ठीक है, जो नाइबोरिंग प्लांट सेल्स होते हैं उसके, वो सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद जो पेयर ऑफ सेल वॉल है वो मिडिल लैमिना में क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। फॉर्म होने के बाद उनमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हमको दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो सेल वॉल है ये परमिएबल होता है स्मॉल सॉल्युबल प्रोटीन एंड अदर सॉल्यूट का, ठीक है। यही जो सेल वॉल है ये क्या होगा, परमिएबल होगा और सॉल्युबल होगा। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है ना, इनेबल डायरेक्ट, रेगुलेट एंड सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल, मतलब वो डायरेक्ट नहीं करता है ट्रांसपोर्ट, ना वो डायरेक्ट रेगुलेट करता है, बट वो इनडायरेक्टली ही करेगा। तो देयर आर 2 फॉर्म, मतलब 2 फॉर्म रहता है हमारे जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसके, एक प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा विच आर फॉर्मिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब जो प्राइमरी रहता है वो सेल डिवीजन के टाइम पे हमको दिखाई देता है, और जो सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा रहता है वो फॉर्म होता है मैच्योर सेल्स में। तो ये था हमारे प्लांट सेल्स के इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनीज जो हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सब के बारे में हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छे से पढ़ा। प्लांट सेल के डायग्राम पे बहुत फोकस किया जाता है, और कुछ बेसिक जो फंक्शंस हैं वो हमको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में।
और इसके डिफरेंस भी पूछे जाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें पता होने चाहिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, लॉट्स ऑफ लव।